हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का जो पहला अध्याय दे रखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो से आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा सबसे पहले वो आप लोग को मैं क्लियर कर दूं, तभी आप लोग वीडियो को देखिएगा, वरना अभी ये स्किप करके हट जाएं, नहीं देखें। ठीक है। सबसे पहला बात, आप लोग का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। तो इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो आप लोग को याद हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 100% मैं गारंटी बता रहा हूँ। दूसरा बात आता है आप लोग का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो वो सभी भी क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं, बस आप लोग को लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस मेरे वीडियो को पूर्ण पेन देख लेना है। तो यदि आप लोग चाहते हैं पूरा देखने के लिए तभी देखें, ना तो फिर अभी भी हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे यार। तो पूरा हम आज इसका व्याख्या करने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सबसे पहले बात समझ लीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक थे, राइटर थे, यदि पूछ दे आपके बोर्ड एग्जाम में कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर कौन थे, तो फटाक से टिक करना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसा भी वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो टेंशन मत लेना है, टिक कर देना है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट्स आता है, दूसरे पॉइंट्स की हम लोग सिर्फ बात करेंगे। ठीक है। पॉइंट्स का बात आता है कि भाई साहब इस राइटर का जन्म कब हुआ था, भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म कब हुआ था, तो बिल्कुल आसान है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कितना? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था, तो महू एक जगह का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। अब एक दलित परिवार का लड़का था, ये जो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार के लड़के थे। दलित मतलब समझते होंगे, हरिजन टाइप्स जो होते हैं। ठीक है। तो ये जो है पर्सनल जाति प्रथा के लिए है और बेरोजगारी के लिए है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। मानव मुक्ति के अनुरोधा बाबा साहब अपने समय में सबसे सुपठित जनों में से एक थे। ठीक है। और इसका हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा कहाँ कहाँ लिए हैं। ठीक है। बहुत बड़े आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश के प्रशासन पर, उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, फिर वहाँ से वो लंदन चले गए थे, मतलब इंग्लैंड। ठीक है। उसके चिंतन रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। किसी ना किसी इंसान का एक प्रेरक आदमी होता है जो चाहते हैं कि हम उसके तरह बने। उसके रचनात्मक मुख्यतः प्रेरक जो व्यक्ति थे, जो सीख उससे मिलते थे, वो थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ठीक है। कौन कौन? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए ये सब क्या किए थे। भारत के संविधान निर्माण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है। जो आज हम लोग भारतीय संविधान को निर्माता कह रहे हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, अर्पित करते हैं, किनको करते हैं? बाबा साहब आम्बेडकर जी को। ये भारतीय संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं, और निर्माता क्या, ये निर्माता थे। ठीक है। भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान लिखे हैं। क्लियर हो गया। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। बिल्कुल आप लोग यहाँ तक समझ लीजिए। जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में और मृत्यु हो गया 1956 ईस्वी में। ठीक है। आगे जो पॉइंट्स का बात है हम आपको बताते चलते हैं। देखिए, बाबा साहब ने अनेक पुस्तक लिखी। उनकी प्रमुख पुस्तक एवं भाषण जो था वो इस प्रकार है। देखिए, बहुत सारा पुस्तक लिखा, जो होता है प्रमुख, मतलब जो वायरल हो गया, टॉपिक हो गया, जो ज़्यादा आदमी पसंद करता है, वो हो गया प्रमुख टाइप का। ठीक है। सबसे पहला आप लोग को ज़्यादा यही देखना है कि द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैग्नीजियम, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा, और द एंटजेवल्स। ठीक है। और हु आर शत्रुज, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सारी पुस्तकें हैं, आप लोग अच्छी तरह से देख लें। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्नीजियम, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्रज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। ये सारी। अब यहाँ से हम लोग आप लोग को बताते हैं, यहाँ से प्रस्तुत पाठ बाबा साहब का विख्यात भाषण जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ललाई सिंह यादव द्वारा, कौन थे? ये देखिए बुक, ये जो आज आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी
रूपांतरण, जाति में भेदभाव किंचितता संपादन के लिए किया गया। यह भाषण जाति प्रांतीय तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में 1936 ईस्वी में अध्यक्ष भाषण रूप में तैयार किया गया था। बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ से आप लोग का आता है स्टार्टिंग। मैं एक दो बात अपने मन से बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ के लिए। यदि जाति प्रथा पर राइटिंग वूटिंग आ गया लिखने के लिए तो समझ लीजिए। देखिए, जाति प्रथा का मुख्य बेरोजगारी का कारण क्या था? जाति प्रथा था। अब कहिएगा क्यों था, तो थोड़ा सा बात समझिए। क्यों था? क्योंकि यदि आप नाई हैं जो बाल काटते हैं तो आप सिर्फ नाई वाला काम कर सकते हैं। यदि आप पंडित हैं तो आप पूजा पाठ करवा सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर सकते। तो यदि मेरा मन नहीं है, मेरा मन रुचि उसमें नहीं है, हम दूसरे काम को भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो भाई क्यों ना करें। नहीं, आप नाई हो तो आप बाल ही काटो, आप पंडित हो ब्राह्मण हो तो पूजा करवाओ, यही होता था, मेन कारण था। चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। यह विंडवान की ही बात है, इस युग में भी जातिवाद के पोशाकों की कमी नहीं है। इसके पोशाक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क से संबंध में पहली बात तो यह है कि यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप के लिए श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। भारत की जाति प्रथा एक विशेषता यह है कि यहाँ श्रमिक जो होते हैं अस्वाभाविक विभाजन से नहीं बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे का अपेक्षा ऊंच नीच करार देते हैं। पहले की मैं बात बताऊं, जो हरिजन होते थे वो मंदिर में जाके, हिंदू के मंदिर में जाके पूजा नहीं कर पाते थे, उसे मंदिर जाना अलाउ नहीं होता था। उसको हिंदू वो भी तो जो हरिजन कोटा के इंसान होते थे वो भी तो हिंदू ही थे, लेकिन वो किसी के, जैसे कि मान सपोज कि कोई आप ब्राह्मण हो या और कोई जाति हो, यादव हो वगैरह वगैरह, जो बहुत सारे जाति हैं, मैं उतना नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो हरिजन कोटा की जाति होते थे वो उसके घर पे नहीं जा सकते थे, यदि उसके गांव में भी एंट्री नहीं होता था। इस तरह का काम चलता था भाई। थोड़ा और चलते हैं हम लोग, ठीक है। समाज में नहीं पाया जाता था। जाति प्रथा श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, ठीक है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के लिए का निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करे, ठीक है, बात समझ रहे। अब भाई मेरा मन है कि हम जो है लकड़ी का काम करें या और सारा भी काम है, जैसे दुकान खोल के बिजनेस वगैरह करें, तो मेरा मन है ना। तो आपके ऊपर यहाँ तो जाति प्रथा चल रहा था, भाई आप नाई हो तो बाल काटो, यही चल रहा था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए, जिससे वह अपने पेशा या कार्य को चुनाव स्वयं करे, ठीक है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसे मनुष्य का परीक्षण अथवा उसके निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। जाति प्रथा पेशे के दोष पूर्ण निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन के लिए यह पेशे में बांध भी देते थे। मतलब जन्म से पहले बच्चे को ये बता दिया जाता था, गर्भ में ही बच्चा है तो उसे अपना पेशा पता चल जाता था। मतलब उसको ये अनुभव हो जाता था, कह दिया जाता था कि भाई ये बच्चा जो है, ये मेरा बच्चा नाई है तो भाई ये बाल ही काटेगा, भले ही पेशे के अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वहाँ भूखों मर गए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग
धंधों की प्रक्रिया व तकनीक के निरंतर विकास कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाते थे, जिसके कारण मनुष्य अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती थी। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य अपने पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो कि उसका पैतृक पेशे ना हो। बात समझ में आ रही है? पैतृक मतलब क्या? उनके पूर्वज, जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं वही करना है। और यहाँ पे है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशे ना हो, भले ही वह उससे प्रागत हो, भले ही वह उस काम को जानते हो, लेकिन इस प्रकार का पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या था? एक प्रमुख कारण था। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल डिटेल समझते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य के व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इससे कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि यहाँ के बहुत सारे लोग निर्धारित कार्य को और रुचित के साथ केवल विश्वास करते हैं, मतलब उस चीज़ को करते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ लोग काम करने वालों की ना दिल लगता है और ना दिमाग लगता है। भाई मेरा मन नहीं काम करने का, तो जब ज़बरदस्ती कराओगे तो कहाँ से मन लगेगा? कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? मतलब जिस चीज़ में हमको मन नहीं लग रहा तो कैसे हम उस चीज़ को सीखेंगे भाई? यह निर्बाध रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा का आलोचना सुनकर आप लोगों को मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे, आप लोग के मन में प्रश्न चल रहा होगा कि यदि मैं जातियों का विरोधी हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है। आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा, मेरे आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह कठिन नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा में किसी को क्या अर्पित हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित हो। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबद्ध संपर्क के उनके साधन व अवसर रहना चाहिए। तात्पर्य बिल्कुल समझिएगा आप लोग, क्योंकि लोकतांत्रिक केवल शासन का यह पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या का एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान करने का नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। तो बिल्कुल आप लोग के जो मन में प्रश्न चल रहा था, सभी प्रश्नों का हल इससे आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण इस कहानी को समझ चुके होंगे। तो मैं एक और शॉर्ट टाइप से मैं आप लोग को एक बार और इस चीज़ को रिवीजन करवा देता हूँ। कैसे, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं इससे पहले भी बताया था, वही बात बता रहा हूँ। उस समय जो ये होता था, यदि आपके पिताजी जो वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सपोज दूध बेचते हैं, यादव हैं, यादव में दूध का सबसे बड़ा तात्पर्य होता है कि दूध बेचना, ठीक है। यदि आप दूध बेच रहे हो
यदि आप पढ़ लिख लिए हो और आपका मन नहीं है दूध बेचने का, आपका मन है कोई बिजनेस करने का, तो भाई आपको यदि ज़बरदस्ती कोई बोले कि ना तुम जाके दूध बेचो ही, तो आपका मन और दिमाग लगेगा? कभी नहीं लगेगा। पहले यही होता था। इस चीज़ को निवारण करने में सबसे बड़ा हाथ जो थे भीमराव अंबेडकर जी के थे, और उसने इस चीज़ को तोड़ा और बेरोज़गारी हटाई। जिसका जो दिल करे वो काम करो, लेकिन अभी भी बेरोज़गारी है, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लेना मेरे भाई। तो यार वीडियो बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, बिल्कुल भी एकदम शॉर्ट तरीक़ा से आप लोग को हम बताए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आप लोग को इसका प्रश्नों उत्तर चाहिए अभी भी, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। आपके लिए मैं एक और वीडियो बना के पूर्णतः समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।